नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का टॉपिक श्वसन तंत्र कंप्लीट करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी वन लाइनर पॉइंट है सारे को हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा पॉइंट A to Z को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सामान्य विज्ञान आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है, ठीक है ना। आज अपना टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु पर। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। भोज्य पदार्थों की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। श्वसन कहलाती है। इनमें ऑक्सीकरण की क्रिया द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों के विभिन्न एंजाइमों का क्रमिक अपघटन होता है, फलस्वरूप जल एवं CO2 का निर्माण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। स्तनधारियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? फुफ्फुस बोले तो फेफड़ा द्वारा संपन्न होती है। स्तनधारियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? फुफ्फुस द्वारा संपन्न होती है। फुफ्फुस से संबंधित मुख्य तथ्य निम्नलिखित है, चलिए इसको देखते हैं। मनुष्य के वक्ष गुहा में दायां व बायां दो फेफड़े होती है। मनुष्य का दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा परंतु लंबाई में कुछ छोटा होता है, ठीक है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है, ठीक है। फेफड़ों में रुधिर कोशिकाओं का जाल होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्वेली होती है। प्रत्येक फेफड़ा में कितना वायु कोष्ठक होता है आपका? 15 करोड़ वायु कोष्ठक होती है। वायु कोष्ठक में श्वास की वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है, ठीक है ना। तो वायु कोष्ठक में क्या होता है? श्वास की वायु एवं रुधिर के बीच गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान। कहाँ पर होता है? वायु कोष्ठक में ही होता है। श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन एक जैविक क्रिया है। इसमें अंतःश्वसन तथा निःश्वसन क्रियाओं के दौरान वायु में उपस्थित प्रमुख गैसें प्रयुक्त होती है। श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल की किस गैस की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। यानी जितना हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं ना, श्वास के रूप में जितना नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं उतना ही क्या करते हैं, हम लोग छोड़ भी देते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन का सही अनुक्रम क्या होता है? चलिए देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं उस समय जो हवा है कहाँ पर पहुँचती है? फेफड़ा में, लंग्स में पहुँचती है और ऑक्सीजन लंग्स में प्रवेश करती है और रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है और फिर ऊतकों तक ऑक्सीजन का क्या होता है? वितरण होता है। तो सबसे पहले आपका फुफ्फुस आ जाएगा, उसके बाद रक्त, उसके बाद ऊतक, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ऊतक, है ना। ऊतक के द्वारा, इस प्रकार से याद रखिए। श्वसन की संपूर्ण क्रिया कितने प्रकार से संपन्न होता है? श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होता है? 3 प्रकार से संपन्न होता है। आपका वायु श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन, 3 प्रकार से हो जाएगा। तो श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कितने प्रकार से संपन्न होता है? वायु श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन। वायु श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपन्न होता है? वायु श्वसन की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपन्न होता है? तो फुफ्फुस द्वारा। इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। स्तनधारियों में वायु श्वसन कितने पदों में होता है? स्तनधारियों में वायु श्वसन कितने पदों में होता है? 2 पदों में होता है। एक हो जाएगा श्वसन, ब्रीदिंग, और गैसों का विनिमय, है ना। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अंतःश्वसन से क्या तात्पर्य है? अंतःश्वसन से क्या तात्पर्य है? जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वसन अंगों में बोले तो नासा वेस्मो, नेजोफेरिंग्स, ट्रैकिया ब्रोक्स, ब्रोंकियोल्स व फेफड़ों में प्रवेश करती है, तब इसे अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन के समय पसलियों की गति होती है। बताइए पसलियों की किस प्रकार से गति होती है? ऊपर की ओर। जबकि निःश्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। तो अंतःश्वसन जब हवा को इनटेक करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं, अंतःश्वसन के समय पसलियां की गति होती है किधर? ऊपर की ओर होती है। जबकि निःश्वसन, जब श्वास हम लोग छोड़ते हैं उस समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। किधर की ओर गति करती है? नीचे की ओर गति करती है। निःश्वसन से क्या तात्पर्य है? अंतःश्वसन के उपरांत CO2 युक्त वायु का श्वसन अंगों से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आपका निःश्वसन कहलाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय
विनिमय किस कारण होता है? फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय किस कारण होता है? तो दाब में अंतर के कारण। किसके कारण होता है? दाब में अंतर के कारण होता है। जहां ऑक्सीजन व CO2 के विसरण की दर एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़ों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? तो कूपिका एल्वेली में होता है, वायु कोष्ठक में। फेफड़ों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? कूपिका एल्वेली में होता है, वायु कोष्ठक में होता है। हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? हमारी फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? लगभग 30 करोड़ कोशिकाएं होती है, ठीक है ना। फेफड़ों के आयतन से क्या तात्पर्य है? फेफड़ों के आयतन से क्या तात्पर्य है? वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। श्वसन गैसों का परिवहन किस तंत्र की सहायता से होता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? ऑक्सीजन व CO2 का क्या होता है? परिवहन होता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। ऑक्सीजन का परिवहन। रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा प्लाज्मा में घुलकर बाइकार्बोनेट के रूप में व कार्बोमिनो यौगिक के रूप में होता है। श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। मनुष्य में कौन सा श्वसन वर्णक पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो हीमेटिन या हीम एवं ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। हीमेटिन या हीम के केंद्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है इसमें। ग्लोबिन क्या होता है? ग्लोबिन एक रंगहीन प्रोटीन होता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत भाग होता है? ये आपका 95% भाग होता है। ग्लोबिन हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत भाग होता है? 95% भाग होता है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन के आंशिक दाब व रक्त के पीएच मान पर निर्भर करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.3 होता है, ठीक है। 7.3 बोले तो क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। इधर है आपका अंतःश्वसन, और देखिए अंतःश्वसन और निःश्वसन में क्या करना है? अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ है आपका अंतःश्वसन, दूसरी तरफ है आपका निःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है? वायुमंडल की वायु का फेफड़े में प्रवेश की क्रिया को अंतःश्वसन कहा जाता है। निःश्वसन किसको कहते हैं? फेफड़ों में भरी वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निःश्वसन कहते हैं। फेफड़ों में वायु दाब कम होता है। जब हम लोग अंतःश्वसन के कंडीशन है, फेफड़ों में वायु दाब क्या होता है? कम होता है। निःश्वसन कंडीशन में फेफड़ों में वायु दाब अधिक होता है। डायफ्राम का अरिय पेशियां क्या करती है? सिकुड़ती है। जब हम लोग अंतःश्वसन करते हैं उस समय डायफ्राम की अरिय पेशियां क्या करती है? सिकुड़ती है। डायफ्राम की अरिय पेशियां क्या हो जाती है? इसमें शिथिल हो जाती है। अगला है बाह्य अंतरावर्षुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है। बाह्य अंतरावर्षुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थि को ऊपर उठा देता है। निःश्वसन में देख लेते हैं। डायफ्राम और अंतरावर्षुक पेशियों का शिथिलन डायफ्राम और उरोस्थि को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है। अगला देख लीजिए। श्वसन में वायु का संगठन। इधर आपका श्वसन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इधर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए देख लेते हैं। जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, अंतःश्वसन के दौरान अंदर ली गई वायु, तो हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, 79% नाइट्रोजन लेते हैं। जितना लेते हैं उतना ही क्या करते हैं हम लोग? बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन कितना लेते हैं हम लोग? 21% ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब श्वास लेने के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करते हैं।
जब श्वास छोड़ते हैं उस समय क्या होता है, उस समय हम लोग 79% जितना हम लोग नाइट्रोजन लिए थे उतना छोड़ देंगे, और ऑक्सीजन लिए थे हम लोग 21%, अब छोड़े ऑक्सीजन कितना हम लोग 17%, 4% हम लोग इस्तेमाल कर लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपका 0.03% लिए थे, अब छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितना छोड़ रहे हैं हम लोग 4% छोड़ रहे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.034%, ठीक है। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कितना 4% क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं हम लोग 17% छोड़ते हैं, और नाइट्रोजन जितना लेते हैं उतना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और 21% ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें से 4% ही ऑक्सीजन का क्या होता है, हमारा शरीर उपयोग करता है, बाद बाकी 17% को क्या करता है, वो बाहर फिर से रिलीज कर देता है। इस प्रकार से श्वसन क्रिया संपन्न होती है। आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, बताइए आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं। रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच होने वाली गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। विनिमय को क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। श्वसन की किस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, तो आंतरिक श्वसन को कहा जाता है। श्वसन की किस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन को कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन में कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, कोशिकीय श्वसन में कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन व खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन व खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण सम्मिलित है। आंतरिक श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, आंतरिक श्वसन आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनॉक्सी श्वसन और दूसरा में होता है ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सी श्वसन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। चलिए देख लेते हैं इधर आपका अनॉक्सी व ऑक्सी श्वसन में अंतर। इधर आपका अनॉक्सी श्वसन और इधर आपका ऑक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, और ऑक्सी श्वसन की बात करते हैं, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया आपका कोशिका द्रव्य में क्या होती है, संपन्न होती है। और ऑक्सी श्वसन की प्रथम चरण आपका कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण आपका माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अनॉक्सी श्वसन में देखिए ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा पाइरूवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और इधर आपका ऑक्सी श्वसन में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। अनॉक्सी श्वसन में चलिए ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 2 अणु बनते हैं, और ये ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ऑक्सी श्वसन में क्या होगा, ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 38 अणु बनते हैं। अनॉक्सी श्वसन में चलिए एक ग्लूकोज अणु में केवल 54 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, और ऑक्सी श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अनॉक्सी श्वसन में चलिए यह अवायवीय जीवाणुओं, ईस्ट तथा आंतरीय परजीवियों में संपन्न ये होता है, और ये आपका ऑक्सी श्वसन अधिकांशतः जंतुओं एवं पेड़ पौधों में होता है, ठीक है ना, जो विकसित है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। अनॉक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है, शर्करा किण्वन। अनॉक्सी श्वसन को क्या कहा जाता है, शर्करा किण्वन कहा जाता है। अंकुरित होते बीजों में किस प्रकार का श्वसन होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है। श्वसन की क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र के रूप में क्या होती है, संपन्न होती है। तो श्वसन की क्रियाविधि कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र के रूप में क्या होती है, संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में होती है, तो कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किस में होती है, कोशिका द्रव्य में। यह प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन व ऑक्सी श्वसन में एक जैसी ही होती है। अगला पॉइंट पर बढ़िए। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्सन ने इसे EMP पाथवे भी कहते हैं, है ना। इसने किसने खोजा था, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया की खोज किसने किया था, एम्बडेन, और उसके बाद मेयरहॉफ एवं पार्सन ने किया था, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, EMP पाथवे भी कहा जाता है।
अगला, क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स चक्र की खोज आपका ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में की थी। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है, कहाँ संपन्न होती है बताइए? यूकैरियोटिक जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों के कोशिका कला में क्या होती है? संपन्न होती है क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ पे? यूकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका कला में संपन्न होती है। अगला पॉइंट, श्वसन क्रिया में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है? उत्पादित होती है। कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो एटीपी से आपका एटीपी से किसका निर्माण होगा? आपका एडीपी। तो एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप क्या किसका निर्माण होता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फॉस्फेट वह ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अगला पॉइंट पर बढ़िए, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और ऊर्जा उपयोग, देखिए इधर ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा नियंत्रित करता है। जीवाणु में श्वसन स्थल क्या कहलाता है? मीसोसोम। जीवाणु में श्वसन स्थल क्या कहलाता है? मीसोसोम कहलाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला है जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस। श्वसन में रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो उष्ण ऊर्जा में परिवर्तित है। हीट एनर्जी में, उष्ण ऊर्जा बोले तो हीट एनर्जी में परिवर्तित होती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने पर 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका 3 कार्बन अणु में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन से किसका जुड़ाव होता है? ग्लूकोज का जुड़ाव होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऑक्सीजन से किसका जुड़ाव होता है? तो ग्लूकोज का जुड़ाव होता है। एक वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास क्या होता है? आपका 12 से 16 बार होता है। कितना होता है? 12 से 16 बार। व्यायाम के दौरान वयस्क व्यक्ति की श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? लगभग 25 बार हो जाता है। सांस उस समय तेज लेने लगता है। अगला है पेशियां किसकी कमी से थकान महसूस करती है? पेशियां किसकी कमी से थकान महसूस करती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कमी से थकान महसूस करती है। उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है ना, जब लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ेगा उस कंडीशन। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वास की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय हमारी सांस क्यों फूलती है? ऑक्सीजन की कमी या हाइपोक्सिया के कारण होती है। ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से रक्त परिवहन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो अवरोधक का कार्य करती है। अगला देख लीजिए, श्वसन भागफल की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी क्वांटिएंट आरक्यू से क्या तात्पर्य है? श्वसन भागफल से क्या तात्पर्य है बताइए? तो श्वसन क्रिया के दौरान उपयोग में लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के गैसीय विनिमय अनुपात को श्वसन भागफल कहते हैं। तो आरक्यू की बात करते हैं तो क्या होगा आपका? CO2 का कुल उत्पादन बट्टा में O2 का कुल उपयोग। ठीक है ना, तो CO2 और O2 के अनुपात को हम लोग आरक्यू कहते हैं। ठीक है, अगला, विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल
क्या मान होता है? तो भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रमुख खाद्य पदार्थ व उनके श्वसन भागफल का मान। तो खाद्य पदार्थ इधर श्वसन भागफल है। तो कार्बोहाइड्रेट से आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होता है श्वसन भागफल? कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल 1.0 होता है। वसा का श्वसन भागफल होता है 0.7, 1 से कम होता है। कार्बनिक अम्ल का भागफल का श्वसन भागफल कितना होता है आपका? 4.0, 1 से अधिक होता है। और प्रोटीन का जो श्वसन भागफल होता है आपका 0.8, 1 से क्या होता है? कम होता है। कार्बोहाइड्रेट तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।